से आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर है। पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ की खबर मिल रही है और ऐसे में आपको बताते चलें एक बदमाश जिसका नाम धर्मेंद्र यादव है वो घायल बताया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान देखिए फायरिंग हुई है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की है। अपराधी के पैर में गोली लगने की खबर मिल रही है। भगवानपुर के मतनपुर में मुठभेड़ की खबर है। 2022 में हत्याकांड में आरोपी है ये और घायल अपराधी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पुलिस की कार्रवाई के दौरान जवाबी फायरिंग में बदमाश धर्मेंद्र यादव घायल हो गया है। सिवान का ये मामला है। अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है जिसमें बदमाश धर्मेंद्र यादव घायल हुआ है। पुलिस की कार्रवाई में पुलिस ने देखिए यहाँ पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दरअसल गोली मारी है और अपराधी के पैर में गोली लगी है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, देखिए मुठभेड़ की खबर मिल रही है अपराधियों और पुलिस के बीच में, एक बार पूरी जानकारी दीजिए, कब का ये मामला है? ये देखिए पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के मतनपुरा की है। सिवान एसपी ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि जो एक बदमाश है जो 2022 में हत्या के आरोप में आरोपी है वो फरार चल रहा था। उसे गिरफ्तारी के जब पुलिस पहुंची तो भागने लगा और पुलिस ने फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में इनकाउंटर किया। उसके पैर में गोली लगी है और उसका इलाज सिवान के सदर अस्पताल पुलिस अभिरक्षा में चल रहा है। चूंकि अगर देखा जा रहा है बिहार में तो ऑपरेशन लग रहा है कि तक लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी दरम्यान सिवान में ये कार्रवाई की गई है। जो बदमाश धर्मेंद्र यादव है उसको पैर में गोली मारी गई है और इसकी पुलिस अपराधी की इतिहास खंगाल रही है। जब पुलिस को सूचना मिली थी कि धर्मेंद्र छिपा हुआ है, उसकी सूचना पे छापेमारी करने गई थी तो ये भागने लगा और जवाबी कार्रवाई की पुलिस ने फायरिंग की। उसके बाद पुलिस ने फायरिंग की है, उसके पैर में गोली लगा है। फिलहाल उसका इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। 2022 में हत्याकांड में आरोपी है ये मृत्युंजय और ऐसे में कई सारे जो गैंग हैं ऐसे उनके बारे में पता लगाया जा सकता है धर्मेंद्र से। फिलहाल क्या पूछताछ हो रही है? जी देखिए अभी फिलहाल इसके पैर में गोली लगी है और इसका इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। जब वहाँ थोड़ी देर में सिवान एसपी पहुंचने वाले हैं उसे पूछताछ करेंगे और इसके आपराधिक इतिहास खंगाली जा रही है कि और किस किस कांड में ये अभियुक्त है। लेकिन प्रथम जिससे पता चला है कि 2022 में एक हत्या हुई थी, इसका ये अभियुक्त है, उसमें आरोपी था और उसी तरह में पुलिस छापेमारी करने के लिए गिरफ्तार करने गई थी तब ये इनकाउंटर हुआ। जी बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए मृत्युंजय। चलिए बढ़ते हैं हम लोग खबरों में आगे और खबर मिल रही है बांका से। आपको बताते चले यहां पर एक जेवर की दुकान में लूटपाट हुई है और लूटपाट करने के दौरान हत्या की भी खबर मिल रही है। दुकानदार की हत्या कर दी गई है लूटपाट के दौरान। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है बांका से जहां पर एक ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है और इतना ही नहीं यहां पर दुकानदार की हत्या भी कर दी गई है। आपको ये बताते चलें दुकानदार नवीन भुवानिया की हत्या हुई है। दुकान में 4 अपराधी घुसे थे। बौंसी मुख्य बाजार की यह घटना है। लूटपाट के दौरान दुकानदार की ही हत्या कर दी गई है। बांका का यह मामला है और दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में दरअसल ये जो घटना है वो कैद हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, एक जेवर दुकान में लूटपाट और हत्या भी की गई है, पूरी जानकारी दीजिए। ये शाम की घटना है। कल 6:30 से 7 के बीच जो है 4 की संख्या में अपराधी जो है स्वर्ण व्यवसायी के दुकान में घुसे और वहां लूटपाट करने का प्रयास कर रहे थे। कई सामानों को वो वहां से ले जाना चाह रहे थे लेकिन व्यवसायी जो है इसका विरोध किए, जिसके बाद जो है अपराधियों ने गोली मार दी है। उनको 4 गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें बौंसी सदर अस्पताल ले जाया गया था, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल भेजा गया, जहां पहुंचने के क्रम में उनकी मौत हो गई है, जिसको लेकर व्यवसायियों में काफी आक्रोश है। और सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि किस प्रकार से बेखौफ अपराधी जो है दुकान में सरेआम घुस रहे हैं और लूटपाट करने का प्रयास कर रहे हैं और थप्पड़ भी जो है व्यवसायी को पहले उन्होंने मारा है। और जब व्यवसायी इसका विरोध करने लगे तो 4 गोली जो है व्यवसायी को मारी गई है, जो बताया जा रहा है, जिससे उनकी मौत हो गई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आशीष। चलिए
बढ़ते हम लोग खबरों में आगे और देखिए, जब से तेज प्रताप परिवार और पार्टी दोनों से ही दखल किए गए हैं, उसके बाद उनके तेवर जो हैं वो अलग ही नजर आ रहे हैं। और जाने अनजाने में कहें या ऐसा कहें कि कई बार बिना नाम लिए तेज प्रताप ने अपने ही भाई तेजस्वी पर निशाना साधा है और एक बार फिर से उन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर के अब तमाम प्रतिक्रियाएं जो है वो बीजेपी और जेडीयू की तरफ से आ रहे हैं। तो जब से पार्टी और परिवार से तेज प्रताप बेदखल किए गए हैं, तेज प्रताप अलग ही तेवर पे हैं। छोटे भाई तेजस्वी की फालतू बात मत करो यार। तुम्हारे से है क्या भाई? पुलिस पकड़ेगा लेके चल जाएगा। फालतू का बात मत करो। जनता का सरकार आता है, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। और बहुत सारा रुपया होगा जो टीम तेज प्रताप के लोगों को तोड़ने का भी काम कर रहा होगा। उसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि भाई हमको तोड़ने का काम किया, हमको भगवान ने मौका दे दिया, हमको तोड़ा। जो अपना वो जनता का। देखिए, तेज प्रताप का ये कहना कि जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा, ये बयान, इसको लेकर के अब तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जेडीयू और बीजेपी ने प्रतिक्रिया दिया है, क्या कुछ कहना है आइए सुनवाते हैं। अंदर खाने आपसी सिर फुटबॉल जारी है, व्यंग्यवान छोड़े जा रहे हैं। सत्ता का संघर्ष सब घर से निकलकर राजनीतिक मंचों पर देखने लगा है। कल तक तेजस्वी को अर्जुन और खुद को उनका सारथी श्री कृष्ण बताने वाले बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी को अब हकीकत समझ में आ गई है। उन्होंने मन से ही तेजस्वी को चुनौती देकर ललकारा है कि जो अपने परिवार का नहीं हो सका वह जनता का क्या होगा। जिससे अपना परिवार ही नहीं संभला वह जनता को क्या खाक संभालेगा। अच्छा है, सच्चाई सामने आ गई। कहते हैं कि तेज प्रताप यादव जी ही लालू यादव जी के सच्चे और असली वारिस हैं। लेकिन जैसा कि तेज प्रताप यादव जी खुद बार बार बोलते हैं कि उन्हें जयचंदों ने मिलकर परिदृश्य से बाहर कर दिया, तो ऐसे में तेज प्रताप यादव जी तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जी की उन जयचंदों के साथ मिलकर सरकार बनाए जो तेज प्रताप यादव को मुख्य धारा से अलग करने के लिए जिम्मेवार हैं। तेज प्रताप यादव जी लालू यादव जी के सारे गुण और लक्षणों को धारण करने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बिहार में उनका स्वजातीय समाज भी असली उत्तराधिकारी के तौर। ये तो तय है कि बिहार की जनता, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, सभी को विश्वास इंडिया गठबंधन पे है। इंडिया गठबंधन योजनाओं की बात करती है, इंडिया गठबंधन बिहार की जनता के हित की बात करती है और बिहार की जनता जब आशीर्वाद देगी तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि ये लोग अवसरवादी हैं। जब लोकसभा चुनाव में इन लोगों को वोट आए तो उस समय सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब इनको वोट नहीं मिलते हैं तो ये लोग चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर देते हैं, चुनाव आयोग को गाली देते हैं और इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने अवसरवादी कहा है। इनका कहना है कि ये लोग हताश हैं, बिहार के लिए ये लोग डरे हुए हैं। लोग हैं क्या पिछले बार लोकसभा में अखिलेश यादव जी को जो वोट मिला वो गलत तरीके से वोट मिला? लोगों ने आदेश दिया आप जीतो तो सही, आप हार जाओगे तो आप इलेक्शन कमीशन को गाली दोगे और हाथ में संविधान की किताब लेके घूमोगे, हम संविधान पक्षवादी है। भारत की इलेक्शन कमीशन को आपने अतीत में कैसे यूज किया था ये देश जानता है। आप लोग हताशा में हो, आपको बिहार में असर हार की डर है, इसीलिए आप इस प्रकार की बात कहते हो। कोई चिंता की कारण नहीं है। ये लोग कितना भी चिल्लाए, कितना भी कुछ करे, बिहार की जनता इन बदनीयत लोगों को जानता है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं और एससीओ की बैठक जारी है। करीब करीब 20 मिनट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग के बीच में बैठक हो रही है और इस बार की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि चीन और भारत के रिश्ते काफी समय से ठीक नहीं चल रहे थे और ऐसे में 7 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन जाना
कई संभावनाओं की ओर भी दर्शाता है और माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात में देखिए दोनों नेताओं के बीच में कई मुद्दों पर बातचीत होगी, जिसमें दोनों नेता भारत चीन रिश्तों को सुधारने और वैश्विक स्थिरता लाने पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी एससीओ के सालाना सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन के शहर तियानजिन पहुंचे हैं। चीन में पीएम मोदी का ये छठा दौरा है। एससीओ सम्मेलन में पीएम मोदी की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी होगी और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अमेरिकी टैरिफ पर भी चर्चा हो सकती है। देखिए शाम 4:30 बजे एससीओ सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्राध्यक्षों का औपचारिक स्वागत समारोह हुआ। ये बैठक कल तक चलेगी और कल एससीओ के मंच पर पीएम मोदी के साथ शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहेंगे। कल 9:45 बजे से 10:30 बजे तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक होगी। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा और व्यापार के साथ साथ अमेरिका के लगाए टैरिफ पर भी चर्चा होगी, क्योंकि रूस से तेल खरीदने की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। इस बार चीन में हो रहे एससीओ की बैठक को लेकर के इसे कई मायनों में दरअसल देखा जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि काफी समय से भारत और चीन के रिश्ते भी सही नहीं थे और जब एक साथ जो सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बैठेंगे, मुलाकात होगी, चर्चाएं होंगी, तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर निकल कर आएगा। पीएम मोदी का मिशन चीन, कूटनीति का बड़ा इम्तिहान। मोदी जिनपिंग मुलाकात, बदलते रिश्तों की बड़ी तस्वीर। एससीओ में भारत की रणनीति, अमेरिका को मिलेगी बड़ी चुनौती। चीन की धरती पर पीएम मोदी के कदम ऐसे वक्त में पड़े जब पूरी दुनिया के कई देश बड़े संघर्षों से जूझ रहे हैं। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, दूसरी तरफ इजराइल हमास संघर्ष जारी है। वहीं दक्षिण एशिया और एशिया प्रांत में सुरक्षा को लेकर अस्थिरता बनी हुई है। ऐसे में ये देश आपस में सुलह कर पाते कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई ट्रेड वॉर छेड़ दी। ऐसे माहौल में पीएम मोदी के लिए भी ये दौरा बेहद खास है, क्योंकि वो शंघाई सहयोग संगठन समिट में अशांति, अमेरिकी टैरिफ और जंग को खत्म करने जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। वहीं विशेषज्ञों की माने तो इस समय अमेरिका लगभग हर देश के साथ अपने संबंध खराब कर रहा है। ऐसे में चीन के राष्ट्रपति के लिए खुद को ग्लोबल पावर के तौर पर भी स्थापित करने का एक अच्छा समय है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पीएम मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के बीच तनाव कम कर सकती है। चीन और भारत के बीच द्विपक्षीय बातचीत को बढ़ावा देने का एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। शी जिनपिंग इस समिट के जरिए दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो अमेरिका के लीडरशिप वाले ग्लोबल ऑर्डर का एक विकल्प दे सकते हैं। इसके साथ ही एससीओ समिट से ये भी मैसेज जाएगा कि चीन, रूस, ईरान और अब भारत को अलग थलग करने की अमेरिकी कोशिशें नाकाम रही हैं। इसके साथ ही भारत के लिए ये समिट इसलिए अहम है क्योंकि जून 2025 में किंगदाओ में हुई एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने उस संयुक्त बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था, जिसमें 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र नहीं था। अब इस शिखर सम्मेलन में भारत इस मुद्दे को जोर शोर से उठा सकता है और आतंकवाद पर सदस्य देशों का समर्थन लेने की कोशिश करेगा, जो कि पाकिस्तान भी एससीओ का सदस्य है। ऐसे में ये भारत के लिए कूटनीति का बड़ा इम्तिहान भी होगा। एससीओ समिट खत्म होने के बाद 3 सितंबर को बीजिंग में विशाल सैन्य परेड होनी है। हालांकि पीएम मोदी उस परेड में शामिल नहीं होंगे, लेकिन एससीओ समिट में शामिल होने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको समेत कई नेता उस परेड में शामिल होंगे, जो अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा मैसेज होगा। तो
तो चीन में एससीओ की बैठक हो रही है और इस वक्त आपको सीधे तस्वीर आपको दिखाते हैं चीन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। तो कभी ईवीएम का रोना रोते हैं। ये ऐसे लोग हैं और अब खबर आपको बताते हैं नालंदा से। नालंदा के राजगीर खेल परिसर में हीरो एशिया कप के तीसरे दिन यहां पर मुकाबला होने वाला है और ऐसे में दोपहर 2 मुकाबले होंगे। देखिए, दोपहर 3 बजे और 1 बजे। दोपहर 3 बजे भारत और जापान के बीच में मुकाबला होना है, तो वहीं 1 बजे चीन और ताजिकिस्तान के बीच में मुकाबला होगा। तो हॉकी के मैच को लेकर के दर्शकों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। बहुत चुनाव मतलब चैलेंजिंग टूर्नामेंट होगा, कप होगा एंड इंडिया को जीतना ज़रूरी है, तभी हम वर्ल्ड कप क्वालिफाई करेंगे। हम पिछले 8 साल से वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। पिछले साल साउथ कोरिया जीता था, उसके पहले पाकिस्तान जीती थी। तो ये मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन हमारा भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में और कोच क्रेग की कोचिंग में हमारा भारतीय हॉकी टीम। और खबर पटना से है। पटना में देखिए रोड सेफ्टी स्केटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई और इस प्रतियोगिता में नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया और उन बच्चों ने सेफ्टी नियमों के बारे में बताया, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया है। और इस प्रतियोगिता को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। चलने के साथ ही आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें, यही मैसेज देने के लिए पटना में स्केट फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन किया गया। और देखिए, छोटे छोटे बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, आकर्षक और मन को मोहने वाली तस्वीर पटना में स्केटिंग के लिए बच्चे निकले हैं। ये छोटे छोटे बच्चे लोगों को मैसेज दे रहे हैं और डीजी होमगार्ड जीएस गंगवार ने फ्लैग ऑफ करके इसका उद्घाटन किया है और ये छोटे छोटे बच्चे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर तस्वीर इस वक्त अटल पथ पर दिख रही है। ये बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश है कि आप जब सड़कों पर चलें तो ट्रैफिक रूल रेगुलेशन को फॉलो करें, क्योंकि तभी न केवल ट्रैफिक व्यवस्था सही ढंग से संचालित होगी बल्कि आपका जीवन भी सुरक्षित रहेगा। हमें सड़क पर चलते हुए हमेशा ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए और हमेशा सावधानी बरतते चलना चाहिए। और निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों, इस तरह के आयोजन का एक बड़ा मकसद होता है, आम लोगों के हित में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इसका मकसद एकमात्र यही मकसद है कि आप अगर सड़कों पर चलते हैं तो हर हाल में ट्रैफिक रूल रेगुलेशन को फॉलो करें, क्योंकि यह आपके लिए बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब खबर मिल रही है मुंगेर से, जहां पर फ्लड रिटर्न की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और जो लोग बाढ़ पीड़ित हैं उनको मदद पहुंचाने के लिए वहां पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। डीएम जो है वो युद्ध स्तर पर लोगों को राहत पहुंचाने में वहां पर जुटे हुए हैं। साथ ही साथ यहां पर लोगों को कितनी बेहतर सुविधा दी जा सके उसके लिए वहां पर प्रशासन जो है वो प्रयासरत है। और देखिए इस मौसम में, मानसून के सीजन में कैमूर की जो पहाड़ी दृश्य है वो देखने में काफी ज्यादा मनोरम लगता है और इसी वजह से यहाँ पर काफी लोग आते भी हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर कलकल बहता हुआ जो पानी है उसका शोर सुनने के लिए लोग आते हैं और आपको बताते हैं ये दृश्य जो है वो काफी मनमोहक लगता है। कलकल बहता पानी, हरी भरी पहाड़ियों से टकरा कर आने वाली ठंडी हवाएं सैलानियों का मन मोह रही है। जलप्रपात के सुंदर दृश्य को देखने के लिए पर्यटक जो हैं वो दूर दूर से पहुंच रहे हैं। करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर की पहाड़ियों के सौंदर्य को और अलौकिक प्रदान करता है। ये पहाड़ी की खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। भागलपुर में देखिए गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो निचले इलाके हैं खासतौर पर वहां पर पानी और ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं। बाढ़ पीड़ित जो निचले इलाकों में रहते हैं
वो अब उनको ऊपर जाकर के शरण लेना पड़ रहा है ऐसे सेफ जगह पर जहां पर वो सुरक्षित रह सकें, क्योंकि गंगा जो है वो रौद्र रूप ले चुकी है। लगातार हो रहे बारिश की वजह से पानी जल स्तर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और आपको बताते चलें, इधर कहलगांव और सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बढ़ते गंगा के जलस्तर ने निचले इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। दियारा और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ का डर सताने लग गया है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसे में निचले इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बीते 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 20 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कहलगांव और सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। हालांकि भागलपुर में गंगा खतरे के निशान के करीब बह रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में गंगा में एक बार फिर से उफान आ गया है। बढ़ते गंगा के जलस्तर के कारण खासकर निचले इलाके और दियारा इलाके में रहने वाले लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। जिस तरह से लगातार भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में खास तौर पर जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनकी परेशानी साफ तौर पर अब बढ़ने वाली है। हालांकि बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन और जल संसाधन विभाग की टीम अलर्ट मोड में है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और अब खबर मिल रही है सीतामढ़ी